नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांत कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज एक हम नई मुहिम स्टार्ट करके 6 अप्रैल तक का टारगेट करके आपका एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके जीएस के 2 से 3 टीचर लगे हुए हैं। मैं भी इसमें जीएस पढ़ा रहा हूं आपको। एमपी कांस्टेबल जो है आपका 6 अप्रैल को टारगेट करते हैं। 6 अप्रैल तक आपका क्या है, एमपी कांस्टेबल की जीएस आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 अप्रैल तक आपको कि पूरा डिटेल सब्जेक्ट डिटेल वाइज, तो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जैसे कल एक दूसरे सर सावंत सर पढ़ाएंगे, फिर एक दूसरे सर लगे हुए, तो ये लगभग आपका 2 घंटे का बैच जो है एमपी कांस्टेबल का, ये आज से स्टार्ट हो गया है। 6 अप्रैल को टारगेट करते हैं क्वेश्चन, ये आपका बैच स्टार्ट हुआ है। तो जो भी बच्चा कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम दे रहा है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न आएंगे आपके, वहां पे बहुत ही ये आपके लाभदायक होंगे। और वहां पे लगभग आपके ज्यादा नहीं बोलेंगे तो लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से सीधे सीधे आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। तो है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान का कौन सा आर्टिकल बोलता है कि आपका हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए? यह प्रश्न है। इसमें ऑप्शंस बंद बोलता है आपका अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। यदि कोई बच्चा विनीता दिवाकर गुड इवनिंग 6 को ही होगा ना सर डेट? हाँ 6 को ही होगा आपका एग्जाम। तो उससे पहले आपका एग्जाम फिनिश करा दीजिएगा। आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, जीएस के हो, रीजनिंग के हो, कंप्यूटर के हो, जितने भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। ये 3 घंटे का एमपी कांस्टेबल और पीसीएस का बैच है। 1 घंटा लास्ट में पीसीएस चलता है, पहले 2 घंटे कांस्टेबल चलता है। इसकी टाइमिंग है आपकी 5:15 से स्टार्ट होता है, 5:15 से 6:15 तक है, फिर 6:30 से 7:30 है, फिर 7:45 से 8:45। 3 घंटे का बैच आपका एमपी का है। सुबह 8:30 से 9:30, फिर 9:45 9:30 से फिर 9:45 से 10:45, फिर 11 से 12 वो आपका यूपी का बैच है। उसके बाद 12:15 से 1:15 और 1:30 से 2:30 वो आपका ग्रुप डी का बैच है। 2:15 से लेके 3:15 और 3:30 से लेके 4:30 तक वो आपका एसएससी सीएचएसएल का बैच है। 4 बैच आपके यहाँ पे चल रहे हैं अभी, बाकी और भी एग्जाम चलेंगे सर। एग्जाम 6 को आप, ठीक है, ओके। अभी बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? पहले प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। नमस्कार सुप्रिया जी जोरी से सभी को नमस्ते जी। बताइए, तो जो हिंदी भाषा का विकास है भारत के संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 343 आर्टिकल 343 में वर्णित है। कहां पे वर्णित है? आर्टिकल 343 में वर्णित है। इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका? सी। आर्टिकल 1 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की है? यह पूछना चाहता है आपका प्रश्न कि नेशनल इमरजेंसी जो आपकी है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में आपका नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है कि घोषणा की जाती है? तो वो आपका 352 में होता है। किसमें होता है? 352 में। अब 352 देख लेते किस ऑप्शन में है? 352 देख लेते। 352 है आपका ए में। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ए। सेकंड का बी नहीं, सेकंड का ए है। बता तो रहा हूं सेकंड का बी है। डिलीट मत किया करिए आप, जो अभी कर देते हो कोई बात नहीं, बस याद कर लीजिए करिए, याद कर लिया करे। डिलीट करने से कुछ नहीं होता कि कमेंट डिलीट कर देते। याद कर लेना है कि आप जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि नेशनल इमरजेंसी कब किस आर्टिकल के तहत होती है? 352 के तहत। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया? अब देखो इस प्रश्न को देखो ध्यान से कि क्या क्या कि भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। अगर यहां पे आ जाता मूल संविधान में, यानी ओरिजिनल, ये भारत का संविधान की जगह यहां पे ऐसा आ जाता, ऐसे लिख देते। सपोज ये क्वेश्चन मैंने ऐसा कर दिया, ये आपका प्रश्न ऐसे बना दिया कि मूल संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था। है की जगह क्या आ जाएगा? है की जगह आपका आ गया था। अब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पार्ट थे कितने? 22। ऐड कितने हुए? 4। टोटल कितने हो गए? 26।
बट क्या हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड से 7th पार्ट आपका डिलीट हो गया, तो कितने बचे 25। यानी अब आपके संविधान में 25 भाग है, 12 अनुसूची है और 450 प्लस आपके अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न के अनुसार अगर चलते हैं तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। सभी को क्लियर है? तो भारत के संविधान में 25 भाग वर्णित है, अर्थात 25 भागों में डिवाइड किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन के आगे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगर आपके आर्टिकल याद है, भारत में संविधान अगर कोई चीज है, संविधान संशोधन क्यों दिया गया है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जब किसी संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है, यानी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वही पूछा गया है कि भारत के संविधान में, जो भारत का संविधान है उसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किस आर्टिकल में। यहां पे आर्टिकल ना देके क्या पूछ लिया, किस भाग में पूछ लिया। अगर आपको आर्टिकल पता है दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल पता है क्या, आर्टिकल 368 अगर आपको पता है अनुच्छेद 368 में होता है तो आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं। भाग पता होना चाहिए, तो यह जो आर्टिकल 368 है यह है आपका भाग 20 में है। कितने भाग में है? भाग 20 में है। भाग कितने में? भाग 20 में। यानी बोले तो भाग 20 में, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में आपका भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों? ओके, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी। के साथ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी लोग। मैं वो कुछ मैसेज आ गया था, वो अभी देखना था इसलिए ऑफिस का। ओके, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यह पूछ रहा है पंचायती राज। पंचायती राज मैं पूरा बता देता हूं आपको। अगर पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज भाग 9th में है, भाग 9th में है। अनुसूची की बात करें, भाग किस में है, ये 9th में है, ये पंचायती है। अगर बात करें नगर पालिका की, नगर पालिका जो है आपका वो 9th A में है, वो 9th A में है आपका। पंचायत 9th में है, नगर पालिका 9th A में है। अगर बात करें अनुसूची की, शेड्यूल की, अगर बात करें शेड्यूल की तो कितने में है, अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में क्या है आपकी, पंचायत है। अनुसूची 11 में क्या आपकी पंचायत है। अनुसूची 12 में क्या है आपकी नगर पालिका है। अगर अनुसूची 11 में, अगर यही के क्वेश्चन और देख लेते हैं, अनुसूची कितने में, अनुसूची 11 में कितना है आपका पंचायत है। विषय कितने हैं 29। अनुसूची 12 में क्या है नगर पालिका है। विषय कितने 18। विषय मतलब जो आपके 7वीं अनुसूची में विषय डिवाइड किए गए हैं, तो केंद्र सरकार को कितने, राज्य सरकार को कितने और दोनों को कितने, यानी जो आपका समवर्ती सूची है। इसी प्रकार आपके पंचायत में कितने विषय 20, नगर पालिका में कितने 18, किस अनुसूची में 11 में, किस अनुसूची में 12 में, किस भाग में है पंचायत, ये आपका 9th A में है। नगर पालिका किस में 9th A में, पंचायत 9th और नगर पालिका 9th A। यहां तक क्लियर है सभी को। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डिटेल मैंने पूरा समझा दिया। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, यह पूछ रहा है कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है। तो डेफिनेटली सभी को पता चल गया होगा, सभी बिल्कुल सही समझ पा रहे होंगे कि किस भाग में, कि आपका किस भाग में 9th भाग में, किस भाग में आपका 9th भाग में, यानी आपका 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ए। दोस्तों यहां तक सभी समझ पा रहे हैं। यदि सेशन अच्छा लग रहा है,
सेशन अच्छा, जांच जबरदस्ती नहीं है किसी से। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर करिए, अदरवाइज अपना देखते रहिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप सेशन को शेयर करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया कि नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस में बताया दोस्तों। मैंने नगर पालिका से संबंधित प्रावधान आपको बताया है 9th ए में। किस में बताया? 9th ए में। पंचायत का क्या बताया था? 9th। नगर पालिका क्या बताया था? 9th ए। तीसरा क्वेश्चन मैंने इसमें बताया था अनुसूची कौन सी है? पंचायत की क्या है? 11 और नगर पालिका की 12। उन विषय कितने सब्जेक्ट? पंचायत में 29 है, नगर पालिका में 18 है। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 6 का डी। ओके सर, सभी को बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, 6 का डी। ठीक है जी, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना। अगर भारत की तुलना वाला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते फिर पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं। अगर भारत के राष्ट्रपति की तुलना देखें, राष्ट्रपति की तुलना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाएगी तो वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति से की जाएगी। कहां से की जाएगी? ब्रिटेन के राष्ट्रपति की। अगर भारत के प्रधानमंत्री की तुलना की जाएगी तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? तो अब आपके ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसके कारण सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? मैंने पूरा डिटेल में बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति से किसकी होती है? भारत के प्रधानमंत्री की। तो ये तो उचित नहीं होगा, इस प्रकार उस क्वेश्चन एक कट जाता है। फ्रांस का भी नहीं होता। ठीक है, यहां किसका आंसर बनेगा? तो आपका 7th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 7th क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्या आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? तो बिल्कुल सही, 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। अमर साहू जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं 8 वाला। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? एक सेकेंड, ओके दोस्तों, देखो कार्यपालिका पूछा है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों चीज समझना ध्यान से। न्यायपालिका, 3-4 स्तंभ जो होते हैं, एक हमारी मीडिया, 3। पहले न्यायपालिका को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। विधायिका में देख लेते क्या आता है। आपका आता है लोकसभा, आपका आता है राज्यसभा। यहां तक क्लियर हो जाता है? ओके। फिर आता है कार्यपालिका में आपका सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है आपका प्राइम मिनिस्टर, फिर आती है आपकी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, देन आपके आते हैं सचिव, आईएएस बोल सकते हैं। ये आपका क्या होता है? ये आपके सबके ढांचे होते हैं, मतलब एक सिस्टम होता है। तो कार्यपालिका में, कार्यपालिका जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव, इसे बोलते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी, आपकी लेजिस्लेटिव और आपकी एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का हेड पूछा गया, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो डेफिनेटली सभी समझ गए कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, तो बिल्कुल इसका क्या नाम, आपका क्या 8th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8th का बी नहीं होगा, 8th का बी नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं होते। 8 का कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अध्यक्ष क्या होता है? विनीता दिवाकर जी सभी समझ गए ना? पहले आंसर बाद में, अगर समझ गए तो यस नो में बताइए कार्यपालिका का क्या होता है, अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति। 8 क्वेश्चन के आंसर हो गए। 9th पे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन की ओर कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। मैंने बताया संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है?
तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? ये भी आपकी किसमें होगी? राष्ट्रपति में। यहां तक क्लियर हो? यहां तक क्लियर है? 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा या नहीं होगा? जो कि अगर पहला समझ गए होगा कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है, तो संघ की शक्ति किसमें निहित होगी? वो आपकी किसमें होगी? राष्ट्रपति में। एग्री हो मेरी बात से? समझ गए ना सभी लोग? समझ गए तो बताइए। या भी अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। 10th वाला, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये पूछा नॉर्मली कहां से होते हैं भारत के प्रधानमंत्री? तो भारत के प्रधानमंत्री आप बताइए, लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से होते हैं? नॉर्मली कहां से होते हैं भाई? वैसे कहां से आते हैं? तो आपके ज्यादातर जितना भी इतिहास रहा है, आमतौर पर आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। ये बात क्लियर होगी? अब ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं। संसद का सदस्य नहीं, गलत। बन सकते हैं 6 महीने के लिए, बस मात्र 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सदस्य की आपको क्या ले, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। देखो नॉर्मली पूछा है ना, तो नॉर्मली कहां से होता है? अब देखो बन तो यहां का भी सकता है, यहां का भी बन सकता है, दोनों का भी बन सकता है, बट इसने क्या पूछा है? आमतौर पर कहां पे होता है? तो आमतौर पर लोकसभा का जो आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो कहां से होते हैं? वे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहां के सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहां के? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य होते हैं। यहां तक मेरी बात से सहमत है? सहमत है? आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पे बढ़ते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। जो आपके लोकसभा, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, राज्यसभा वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा, लोकसभा और राज्यसभा। जो आपकी राज्यसभा होती है इसे बोला जाता है अपर हाउस या उच्च सदन। क्या बोला जाता है? अपर हाउस या उच्च सदन। जो आपकी लोकसभा होती है इसे बोला जाता है लोअर हाउस या आपका निम्न सदन। इसे क्या बोला जाता है? निम्न सदन। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता होता है। निम्न सदन में, उच्च सदन में बहुमत वाला दल नहीं, निम्न सदन में बहुमत वाला दल। लोकसभा में जो बहुमत दल होते हैं, जो उसका नेता होता है, वही आपका प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो निम्न सदन में अल्पमत वाला प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, उच्च सदन में अल्पमत वाला प्रधानमंत्री बन ही सकता। निम्न सदन में यानी लोकसभा में जो बहुमत दल होगा, उसका जो नेता होगा, उसका जो लीडर होगा, जैसे लोकसभा में जिसकी पार्टी से सबसे ज्यादा नेता होंगे, सबसे ज्यादा पार्टी में सदस्य होंगे जीते हुए, उसका नेता क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। मेरी बात से सहमत है? यहां तक? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान के कौन से उद्देश्य में? समाजवादी है, पथनिरपेक्ष है, प्रभुसत्व संपन्न है, लोक कल्याण नहीं। लोक कल्याण की बात कहीं भी उद्देशिका में या आपकी प्रस्तावना में या इंग्लिश में बोले प्रियम्बल, इसमें लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। समाजवादी की शब्द है, पथनिरपेक्ष बात है, प्रभुत्व संपन्न है। उन शब्दों का अर्थ लोक कल्याण हो सकता है, कोई लोक कल्याण शब्द इनमें से शब्द पूछा है तो शब्द लोक कल्याण शब्द वहां पे है ही नहीं। तो इस प्रकार 12th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहां तक क्लियर है सभी को? 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। या फिर देखते हैं क्या, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, भाई सबका तो कल्याण नहीं कर सकते ना, तो ये वाला तो नहीं है, पहला तो कट गया। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, हाँ यही होता है जो हमारा उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है उनके कल्याण का मैनेजमेंट करना ही आपका क्या है? कल्याणकारी राज्य का ऑब्जेक्ट है। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बी। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा
गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जब महात्मा बुद्ध जी ने अपने राज्य का भ्रमण किया था, सबसे पहले उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा था, उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा था, फिर एक डेड बॉडी दिखी थी, फिर एक सन्यासी दिखा था, उसके बाद जब उन्होंने गृह त्याग किया था, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। उसे क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। घर के त्याग को महाभिनिष्क्रमण अर्थात ज्ञान के प्राप्ति के लिए घर का त्याग करना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर, 15 क्वेश्चन संख्या 15 की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश का क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रश्न संख्या 15 में क्या है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस प्रकार 15 नंबर प्रश्न का प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी ओझा। मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के मेंबर थे। कहां, कौन से क्वेश्चन के? देखो वो जो प्रश्न था वो पूछ रहा था कहां के बन सकते हैं। लोकसभा में के बन सकते हैं, राज्यसभा के बन सकते हैं। उसने पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, दोबारा वहीं पे चल लेता हूं। देखो इसमें तो पूछा था वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। कौन सा प्रधानमंत्री चुना जाता है? कहां पे? यदि आपके लोकसभा में सदस्य बहुमत में है तो इनका जो नेता होगा, जिस पार्टी का भी होगा, वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये तो निम्न सदन के सदस्यों का होता है। आगे बढ़ते हैं। इस वाला क्वेश्चन था हाँ कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल होते हैं। राज्यसभा से बहुत व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं, पर आमतौर पर नॉर्मली कहां के होते हैं भाई? दीप आहूजा जो भी आपका नाम है, आमतौर पर जो होते हैं आपके कहां के होते हैं? वो आपके लोकसभा के ही होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि राज्यसभा के नहीं होते। संसद के सदस्य, ये आप लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, इसने आमतौर पर पूछा था। इस प्रकार इसका आंसर लोकसभा का सदस्य था। अगर ये पूछता कि कहां के प्रधानमंत्री बन सकते, कहां के सदस्य के, तो आपके दोनों सदनों का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, या फिर दोनों सदनों का सदस्य भी नहीं है तो 6 महीने के लिए वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि 6 महीने बाद पर उसे अपना क्या करना पड़ेगा? अपनी वहां पे सीट घोषित करनी पड़ती है। उसका रूल है 6 महीने तक बिना उसके बन सकता है। ओके, प्रश्न संख्या 15 हो गई थी। 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है, हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ के 4 पिलर हैं, जिन्हें बोला जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अर्थात जो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वो आपके वेद है। दीप आहूजा जी मेरी बात से सहमत हो तो बताइए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो आप बोलने से नहीं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, दिल से सेशन अच्छा लग रहा है, तो ठोकिए शेयर और ठोकिए सेशन पे एक लाइक, और ताकि मतलब आपके दोस्त भी आके देख सके वीडियो को। तो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? आपका वेद। वेद कितने हैं? तो वेद से अगर वेद का भी अर्थ बताऊं तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद आपके विद धातु से निकला है। कहां से निकला है? विद धातु से, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीन्स क्या होता है? जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। तो हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है दोस्तों वो क्या है? वेद। कितने वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगर कहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाता है त्रय क्या होता है, तो त्रय होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगर इसमें से अथर्ववेद को अलग कर दे, ये तीनों वेद कहलाते हैं त्रयवेद। त्रयवेद यानी 3 वेद क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, किन्हें क्या कहते हैं? त्रयवेद। ओके, प्रश्न संख्या 16 कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। किस वेद का कुछ अंश, ये आपने हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, मैं लिख रहा हूं गद्यांश। ये गद्यांश में पूछा है। गद्यांश और पद्यांश 2 चीज होती है, गद्यांश में लिखा गया है। तो आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा वेद है जो आपका कुछ उसका अंश, कुछ पार्ट आपका किसमें लिखा है? गद्यांश में। तो ऐसा एक वेद है जो गद्यांश और पद्यांश में दोनों में लिखा है, वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद है। 17 क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर सहमत है तो बताइए 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है?
सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। ओके, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है ऋग्वेद के। ये क्वेश्चन और बताता है, ऋग्वेद का तृतीय मंडल, तीसरे मंडल जो विश्वामित्र है उसके वंशज के द्वारा लिखा गया था, उसी में आपका गायत्री मंत्र है। उसी में आपका गायत्री मंत्र है। अगर ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 9th मंडल आपको 9th मंडल सोमदेव को समर्पित है। 9th इसका सोमदेव को समर्पित है। अगर बात करें 10वें मंडल की तो इसी में पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन एक और बता देता हूं। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। क्या है, आप यहां तक सहमत है? ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बहुत सारा रिवीजन करवा दिया जा रहा है। बिना झिझक आप टेंशन के आप क्या पढ़िए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जैसे कि आपको ऋग्वेद के बारे में इसमें पूछा गया था प्राचीन वेद, मैंने ऋग्वेद के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर पे देखते हैं, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? अभी बताया था मैंने कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। 3rd मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र एवं उसके वंशज के द्वारा लिखा गया है। ये इसमें गायत्री मंत्र है। और ये किस लिए था? ये आपको अनार्यों को आर्य में कन्वर्ट करने के लिए था। किसको? अनार्यों को आर्य में कन्वर्ट करने के लिए था। ऋग्वेद में शामिल है आपका क्या? गायत्री मंत्र। और अगर किस भगवान के लिए, तो ये आपका सूर्य देव के लिए है। यहां तक सभी को क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का देख लेते हैं। 20 नंबर का, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? सभी लोग जो जितने भी शायद लाइव अभी देख रहे हैं, सबको क्रिकेट बड़ा अच्छा लगता होगा। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई बताइए। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 22 गज। कितनी होती है जी? 22 गज। 22 गज 21। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? ये होती है 38 इंच। कितनी होती है? 38 इंच। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा इसका? 38, यानी डी हो जाएगा। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 22, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई, जैसे ये आपका स्टंप है तो ये बाद में जो नोक सी होती है ना नीचे, ये जो ऐसे आपका स्टंप है, मान लेते हैं ये आपका स्टंप है, तो ये से ऊपर की लंबाई पूछी गई है, ये कितनी होती है आपकी? बताइए। ये होती है आपकी 10 इंच कम कर दो बल्ले से तो इतनी होती है 28 इंच। अगर बल्ले की पूछे तो 38 इंच होती है, स्टंप की पूछे तो 28 इंच होती है। देखिए 28 इंच कौन से ऑप्शन में? 28 इंच आपका सी में, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहां तक क्लियर है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैं कंफर्म कर लेता हूं, कोई बात नहीं दीप आहूजा जी, वैसे सूर्य देव को समर्पित है। ओके, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 23, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भाई ये देशों के राष्ट्रीय खेल पूछे जाते हैं एमपी कांस्टेबल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का है तीरंदाजी। भूटान का क्या है? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए का राष्ट्रीय खेल पूछा है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। यहां तक क्लियर है सभी को? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी
ये जितने भी क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं, ये जितने भी आपके आज तक एमपी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए नए क्वेश्चन मैंने बनाए थे 25 क्वेश्चन, जिनके आने की लगभग बहुत संभावना है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए, जब तक आपको लगभग 400 से 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो 400-500 क्वेश्चन मैं महत्वपूर्ण जीएस में दे दूंगा, आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स और कंप्यूटर तब तक आपकी क्लास में हो जाएगा। तो आपका मुझे लगता है कि 6 अप्रैल तक काफी अच्छी तैयारी एमपी कांस्टेबल की हो जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में आप डाल दूंगा, तो सभी लोग वहां से आप पीडीएफ ले लेना और उसका रिवीजन बार-बार कर लेना। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करने से पहले थोड़ा अनाउंसमेंट मैंने आपको टाइम टेबल का पहले बता ही दिया है। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है टाइम टेबल को लेके या किसी प्रकार की कोई शंका है कोई, आप तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए। और क्या करना है, दूसरी बात, सेशन को लाइक भी करना है। किसी भी प्रकार की किसी भी चीज को लेकर अगर कोई डाउट है तो ये आपका जैसे 7428020320 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे कॉल करिए, 24/7 ये आपका ऑन रहता है नंबर, तो इस पे आपको किसी प्रकार की हेल्प मिलेगी। ओके दोस्तों, तो अभी सेशन को स्टॉप करते हैं। अभी के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय, गुड नाइट।